दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, देश बहुत अलग-अलग ढंग की मुसीबतों का, चुनौतियों का सामना कर रहा है। मुसीबत इस जो अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने नीतिगत मसलों में जब हेर-फेर किया, फेरबदल किया, तो भारत पर न जाने क्या नाराजगी अपने दोस्त प्रधानमंत्री जहां पर हैं उनके, वो 50% टैरिफ उन्होंने इम्पोज की और 25% जो नॉर्मल और 25% इस नाम पर कि भारत ने रशियन जो ऑयल खरीदा यानी रूस से जो तेल खरीदा उसने उक्रेन वार में मदद की। एक तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया उक्रेन वार का भारत को। और 50% दुनिया में ज्यादा देश जो हैं ऐसे हैं जिनकी जो टैरिफ रेट है वो इससे काफी कम है। ब्राजील का और कुछ और देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो 50% बहुत कम के पास है। 44, 43 हमारे आसपास के बहुत सारे मुल्कों पर है। कुछ पर 30 है, कुछ पर 25% है। अब तेल तो चीन भी खरीदता रहा रूस से और जमकर खरीदता रहा भारत से बहुत ज्यादा। हम देख रहे हैं कि 109 मिलियन टन टन तेल उसने खरीदा और 88 मिलियन टन भारत ने खरीदा। तो ये सब क्यों हुआ है और जो कुछ हुआ है उससे हमारे देश में क्या हो रहा है? मैं कल ही खबर देख रहा था कि भदोही जो पर कालीन उद्योग जो है वहां के और जो हैंडलूम के जो उपक्रम है सब बर्बाद हो रहे हैं। इतने कम दिनों में ही त्राहिमाम मची हुई है और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक ये त्राहिमाम, ये हाहाकार बढ़ता जा रहा है। क्या होगा? हमारी सरकार बताती है कि वो काफी कोशिश कर रही है कि कैसे फिर से पुनर्नियोजित किया जाए इस पूरे के पूरे एक्सपोर्ट के बाजार को। हमने सोचा कि क्यों न इस विषय पर देश के किसी जाने-माने अर्थशास्त्री बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक्सपर्ट से बात की जाए और हमारे साथ इसीलिए आज हमारे निवेदन पर जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा प्रोफेसर होने के अलावा भारत के योजना आयोग के एडवाइजर भी रह चुके हैं। संतोष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैंने जो आपके सामने ये सवाल छोड़ा है कि ये क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि अमेरिका जैसा देश जो भारत का काफ़ी पुराना दोस्त रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का खास दोस्त तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, दोनों एक-दूसरे को मानते हैं, चुनाव प्रचार तक कर चुके हैं मोदी जी उनके लिए। तो ये हुआ क्यों है? आपको क्या लग रहा है? क्या केवल रशियन ऑयल का मामला है या कुछ और है? आप सिर्फ हमारे भारत पे जो अधिक टैरिफ लगा है उसके बारे में पूछ रहे हैं या जो ट्रम्प की दुनिया भर पे जो टैरिफ लगाया उसके बारे में पूछ रहे हैं कि दोनों नहीं, पे पूछ रहे प्राइमरली हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में आज बात कर रहे हैं। हैं? जी जी, ठीक है। तो देखिए, ये जो इनकी सोच है ट्रम्प साहब की, पहली चीज़ तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये आए दिन अपनी रणनीति बदलते हैं। और क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन की तरीके से ही प्रेसिडेंसी अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझते हैं कि जिस तरीके से बिजनेस में डरा धमका करके एक डील बनाई जाती है, वही तरीका यहाँ भी अपनाया जा सकता है। अम, तो मैं ये कह रहा था कि इस समय उनकी रणनीति है ये कि जब तक ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे थे हमारे संग, भारत और अमेरिका के नेगोशिएटर्स के बीच में, एक बार टीम हमारी वहाँ जाती थी, एक बार उनकी टीम यहाँ आती थी, और ये प्रक्रिया जुलाई के अंत अगस्त के शुरू तक चल रही थी।
एकदम से ट्रंप ने ये पाया कि रूस दबाव बनाए हुए है यूक्रेन पे। तो अगर हम एक समावेशी दृष्टिकोण से देखें, मतलब पूरे विश्व, क्योंकि एक महाशक्ति है अमेरिका, उसका लेन देन रूस के संग काफी है और रूस को उसको दबाना जरूरी है अगर वो उस युद्ध को रोकना चाहता है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर उनके मित्र यानी भारत पे दबाव डाला जाएगा तो शायद रूस अपनी रणनीति बदल दे, या भारत रूस पे दबाव डाले, या रूस पर क्योंकि नुकसान हो जाएगा, रूस से खरीदेगा नहीं भारत तेल, तो रूस का नुकसान होगा। अब देखिए, इसमें कई कई बातें हैं जो उनकी नाजायज हैं। पहली चीज तो वो अभी तक कोई शोर नहीं मचा रहे थे, हम तो 3 साल से रूस से तेल खरीद रहे थे। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका स्वयं, यूरोप के देश स्वयं रूस से काफी व्यापार कर रहे हैं और उनका तेल और गैस का आदान प्रदान है। तीसरी चीज ये कि चीन रूस से कहीं ज्यादा तेल खरीदता है, हम उनसे कम तेल खरीदते हैं। वो बात अलग है कि चीन ने बढ़ाया है अपना आयात तेल का, मगर हमने कहीं ज्यादा बढ़ाया है। तो क्योंकि हमने कहीं ज्यादा बढ़ाया है तो, और उनको लगता है कि वो चीन पे दबाव नहीं डाल सकते मगर हम पर दबाव डाल सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम पर ही दबाव डालें। और क्योंकि उन्हें लगा कि इस समय नेगोशिएशन चल रहा है ट्रेड डील पर, तो उम्मीद है कि भारत मान जाएगा। मगर जाहिर है कि भारत सरकार नहीं मानी है और उसने अपना अंगद का पांव वहां रख दिया है, तो इसलिए बात थम गई है। तो उन्होंने सोचा कि तो चलो कोशिश करते हैं कि 25% जो टैरिफ लगाया था, जो लगभग हमारे जो प्रतिस्पर्धी देश हैं उनके बराबर का टैरिफ था, तो उससे बढ़ा करके कोशिश करते हैं। मगर हमने अपना अंगद का पांव तो हटाया नहीं। बात यह है, अब मैं एक अर्थशास्त्री की तरीके से नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं इसको यूरोप में क्या चल रहा है उससे जोड़ूंगा। और इसमें आपको मेरी राय भी नजर आ जाएगी कि किस प्रकार भारत को अपनी रणनीति बनाए रखना है कि हम भारत को कतई भी एक रत्ती इंच भी उनको जिसे कहते हैं ना, डोंट गिव देम एन इंच, थोड़ी सी भी रियायत नहीं करनी। मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूं कि अमेरिका ये चाह रहा था, ट्रंप ये चाह रहे थे कि सीज फायर हो जाए और रूस जो हावी है यूक्रेन पे, वो एकदम से रुक जाए वो काम। रूस मानने वाला नहीं है, न माना है और न मानेगा। क्यों मानेगा? आखिर वो वैसे ही हावी है। और संभावना ये है उर्मिलेश जी, आपके श्रोताओं को ये समझना आवश्यक है कि संभावना ये है कि अगले 1-2 महीने के अंदर ही रूस आधे यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। नीपर रिवर इसको यूक्रेन को बांटती है। नीपर रिवर पे ही कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है, और उस पे अगर काबिज हो जाता है रूस, तो ये लड़ाई रुक इसलिए जाएगी क्योंकि यूक्रेन अपने घुटने टेक देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की बहुत परेशान है और उसको बाहर ही कर देना चाहते हैं।
और देखिए, वैसे भी सबको मालूम होना चाहिए, शायद आपके श्रोताओं को ना मालूम हो, जेलेंस्की को इंस्टॉल किया था अमेरिका ने एक कू में। एक इलेक्टेड सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसको गिरा करके 2014 में शायद इसको इंस्टॉल किया था। तो ये बात ये कि हमें अपनी रणनीति से हटना नहीं है, और तभी हम ट्रंप को अपने अपनी नेगोशिएटिंग पोजीशन समझा पाएंगे, क्योंकि आखिरकार ये जीत इस मामले में हमारी ही होनी है जी। तब तक हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जी, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और दुनिया के कई शक्तिशाली 2-3 प्रमुख रूप से जो शक्तिशाली मुल्क हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। यहाँ पर जो मौजूदा सरकार के आर्थिक रणनीतिकार हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि यूरोप से लेकर और दुनिया के और हलकों में जो महत्वपूर्ण देश हैं, जहाँ हम निर्यात कर सकते हैं अपने सामानों को, खासकर उन सामानों को जहां हम अमेरिका में करते थे और जिनमें अब करना मुश्किल हो गया है हमारे एक्सपोर्टर्स को। अगर ऐसा वो कर लेते हैं तो ये इस लड़ाई को हम लंबे समय तक जारी रख सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी प्रार्थना करने की। जो आप कह रहे हैं, आपकी बात ही वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अंगद का पांव जो है दब, जननीतिकार हैं मौजूदा सरकार के, वो सही दिशा में जा रहे हैं या वो कुछ गलतियां भी कर रहे हैं? जहां तक मेरी समझ है, अभी तक ट्रेड के नेगोशिएशन को लेकर ये जो कॉटन इंपोर्ट के बारे में एक अभी जो हाल में 2 रोज पहले ही केवल एक कंसेशन किया गया है, उसके अतिरिक्त इससे पहले मुझे कोई मतलब गलती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि ये तो साफ भारत सरकार ने कहा है कि हम कृषि के मामले में हम रियायत नहीं बरतने वाले हैं। हम अगर उसमें भी थोड़ी तो ढील इन्होंने दिखा दी, अगर ये जो कपास को के इंपोर्ट को लेकर के है, मगर उसके अतिरिक्त अभी तक मुझे नहीं लगता कि दूध या चीज या इसके अलावा कुछ ज्यादा कुछ रियायत बरती गई है। तो अभी तक देखिए, ये कॉटन इंपोर्ट वाली भी बात जो है वो एक नेगोशिएटिंग स्टांस हो सकती है, क्योंकि देखिए ये क्योंकि इस समय आदान प्रदान दोनों नेगोशिएटर्स के बीच में चलना बाकी है। तो हमारी रणनीति ये होनी पड़ेगी, और अभी तक मुझे जितना मैं समझा हूं भारत सरकार की रणनीति को, ये यही बनाए हुए हैं कि अगस्त में कोई बातचीत नहीं हुई है। ये साफ है कि अगस्त में कोई बातचीत नहीं हुई है। अब सितंबर में होगी या नहीं होगी, ये देखना होगा। इस बीच जो प्रधानमंत्री जी चीन से वार्तालाप शुरू करा है और रूस से तेल न लेने का ऐसा कोई निर्णय भारत सरकार ने नहीं लिया है, ये दोनों चीजें सकारात्मक है, हमारे हित में है। क्योंकि हमको ट्रंप और अमेरिका को ये समझाना है कि दुनिया में एक छत्र राज आप ही का नहीं है, और भी महाशक्तियां हैं हमारे एशिया में खासतौर से। तो आप इस भुलावे में न रहिए कि हम घुटने टेक देंगे यूरोप की तरीके से, क्योंकि यूरोप घुटने टेक सकता था, यूके घुटने टेक सकता था। क्यों टेक सकता था? क्योंकि वो नेटो के सदस्य हैं और वो उन पर दशकों से निर्भर रहे हैं, निर्भर इस प्रकार कि वो नेटो का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिलता है उन्हें, भाई वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वो अमेरिका हमको तो दे नहीं रहा है, हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है।
हम खुद न्यूक्लियर पावर हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें दबने की जरूरत नहीं है, वो दब सकते हैं, हमें दबने की जरूरत नहीं है। तो अब अभी तक तो मेरी समझ इतनी है जी। हाँ, ये हमारे रणनीतिकारों में से कुछ लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड जो बात की जर्नलिस्टों से, तो वो कह रहे हैं, और मुझे लगता है ये घोषित नीति है, इसमें कोई छुपा-छुपी की बात नहीं है कि इसको गोपनीय रखा जाए, कि हम अपने बाजार को डाइवर्सिफ़ाई करेंगे और हम इसको करते हुए बहुत सारे अन्य मुल्कों से जिनके साथ हमारे रिश्ते ठीक रहे हैं कंपैरेटिवली, वहाँ हम जाएँगे। अब आपने देखा कि ब्रिटेन से भी हमारा एक फ्री ट्रेड डील हुआ, जापान से कल बहुत सारे महत्वपूर्ण मसलों पर और आज के बीच में जो भी होगा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चीन के साथ हो रही हैं, रूस के साथ भी और ज़्यादा व्यापक बनाया जा रहा है इन रिश्तों को। लेकिन हमने देखा कि यूरोप में बहुत सारे मुल्कों के साथ जिनसे और संभावनाएँ बन सकती थी, खासकर हमारे निर्यात करने वाले जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए, उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत गैर ज़रूरी मसलों पर बहुत खराब हो गए। छोटे-छोटे मसलों पर जो डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं वो खराब हुए और उनकी वजह से भारत के प्रति उतना भरोसा उनमें नहीं अब दिखाई देता है। ऐसे कई, क्या आपको लगता है कि एक इंडियन ब्यूरोक्रेसी जो है, इंडियन जो डिप्लोमेसी खासकर और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें हाल के वर्षों में एक तरह का ईगो एक अहम का जो रोल था वो उसने भी इन रिश्तों को खराब किया है और अब ज़रूरत है कि इसको ठीक किया जाए? मोटे तौर से उर्मिलेश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मगर सहमति जताते हुए मैं अभी असहमति भी जताऊंगा। मैं बताऊंगा किस प्रकार मैं सहमत हूँ और कहाँ कहाँ मैं असहमत हूँ। बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हमारी विदेश नीति में बहुत सी खामियां पिछले दशक भर में उत्पन्न हुई हैं, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और वो सारी जो खामियां हैं वो अधिकतर हमारी रणनीति मिडल ईस्ट में जो है और उसके अतिरिक्त जो साउथ एशिया में है, इन दो इलाकों को लेकर के है। हमारे करीब के देशों के संग, सारे ही देशों के संग रिश्ते खराब हुए। हम हमारे श्रोताओं को इस बात से की जानकारी होगी। मिडल ईस्ट में हमने अपनी विदेश नीति पूरी तरीके से बदल दी है और ये मेरी समझ में बहुत बड़ी गलती है। और हालांकि अरब के जो जो तेल बेचने वाले देश हैं उनके संग हमारे रिश्ते फिर भी मजबूत रहे हैं, मगर विदेश नीति की नजरिए से जो इजराइल के करीब हम हुए हैं उसके कारण जो भी हो, वो पैलेस्टाइन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और ख़ास तौर से संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में हमारा जो रवैया रहा है वो बड़ा ऑनरेबल नहीं रहा। उसको ये कहा जा सकता है कि जो हमने दशकों से पैलेस्टाइन का साथ दिया था उसको हमने पूरी तरीके से त्याग रखा है। और ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है वहाँ वहाँ की। और उसके बावजूद हम ये अमेरिका के करीब आने के कारण और इजराइल के करीब आने के कारण ये हमारी रणनीति बदली हुई है, क्योंकि हम उनसे स्पाईवेयर खरीदते हैं और उनसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं, इजराइल से खास तौर से। तो ये दो इलाके तो खास ऐसे हैं जहां हमारी रणनीति बदली है और गलत साबित हुई है। मगर जहां तक यूरोप का सवाल है उर्मिलेश जी, यूरोप के संग तो हमारी रणनीति ये है कि ट्रेड की बात कर लेते हैं और फिर ये यूक्रेन वॉर की बात कर लेते हैं। ट्रेड के मामले में हमारा ईयू के संग यानी कि यूरोपियन यूनियन के संग
ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं, वो आजकल स्थगित जरूर होंगे, मगर वो चल रहे हैं कई सालों से। और मेरी समझ में उसमें हमारी रणनीति ठीक ही रही है, और ये संभावना है कि अब आगे चलते हुए, क्योंकि यूरोप कमजोर हो रहा है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ऐसा ईयू के संग में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम नेगोशिएट कर रहे हैं, उस पे उसको आखिर मतलब कंक्लूड करके साइन करने की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यूरोप कमजोर हो रहा है, और यूरोप की कमजोरी आर्थिक रूप से है, उसी को नजर में रख करके। अब मैं आता हूं ये यूक्रेन वॉर। सॉरी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, हाँ पूछ नहीं, लीजिए। मैं अपने कार्यक्रम के समय सीमा को ध्यान में रखते हुए दो छोटे छोटे और सवालों पर, क्योंकि मेरे दर्शक मुझे लगता है इन विषयों को जरूर आपसे जानना चाहेंगे। एक जी, मैं सवाल चाहता हूं कि पाकिस्तान का फैक्टर, खासकर पाकिस्तान के साथ यूएस का जो रिलेशनशिप ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जैसा दिखा है, वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है या नहीं है? क्या ये खेल क्या चल रहा है अमेरिका पाकिस्तान का? खेल बहुत बड़ा सीधा साधा है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और ट्रंप ये सोच रहा है कि उसके बेटे की जो क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी वाली जो उनकी कंपनी है, और वो क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी इनके संग कुछ समझौता उसने किया है। तो ये मामला सिर्फ उतना सा है, ये कि ये इतना अनरिलायबल किस्म का आदमी है, आए दिन अपनी बात पलट देता है, बिजनेसमैन की तरीके से, ना कि एक स्टेट्समैन की भांति बिहेव करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो इसकी नस को समझने में हमारे प्रधानमंत्री ने चूक की, इसमें कोई दो राय है नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो भुलावे में इसलिए थे क्योंकि पहले 4 साल जो 2017 से 20 का ट्रंप 1 वाला पीरियड था, उस जमाने में ट्रंप स्वयं उतना मजबूत नहीं था अमेरिका की पॉलिटिक्स में जितना वो अब है। वो ट्रंप 1 वाले पीरियड से अपने अनुभव से सीखा, और उसने उस समय के जितने भी सलाहकार थे और जितने भी कैबिनेट मेंबर्स थे, उन किसी को भी नियुक्त किया है इस बार। सारे नए लोग हैं, और सारे नए लोग चाहे बहुत होशियार ना हो, चाहे वो बिलियनर्स हों, मगर मोटी बात यह है कि वो उसकी बात मानते हैं, ट्रंप की बात मानते हैं, और हाँ में हाँ करने वाले लोग हैं। इस वजह से ट्रंप समझता है कि क्योंकि वो देश पे राज कर रहा है और अमेरिका महाशक्ति है, तो वो दुनिया पे भी दुनिया के संग उसी प्रकार बर्ताव कर सकता है। ये उसकी नासमझी है, और ये बार बार चीन उन्हें समझा रहा है, अब भारत भी उन्हें समझा रहा है। यूरोप नहीं समझा पाया, क्योंकि यूरोप की अंटी फंसी हुई है। जापान नहीं समझा पाया, क्योंकि जापान की भी अंटी फंसी हुई है। हालांकि जापान ने भी अपनी रणनीति बदली है। दे आर डंपिंग डॉलर्स, मतलब उन्होंने जो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको डंप किया है, वो नहीं खरीद रहे हैं अब। तो स्थिति अमेरिका की अर्थव्यवस्था की गंभीर हो रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई और बढ़ेगी, और ये स्थिति और गंभीर होगी। जी बिल्कुल आखिरी सवाल। अभी मैं ये समझना चाहता हूं कि जो हमारे देश में जितने ऐसे उपक्रम हैं, जैसे जितने इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो साउथ में हो या नॉर्थ में हो, जिनका प्रोडक्ट जो है, जिनका माल जो है विदेश जाता था, खासकर अमेरिका के बाजार में जाता था, और बहुत ज्यादा उसकी मांग थी, और उससे भारत को बहुत फायदा था। मजदूर वहां के बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी का उनके ऊपर एक बिल्कुल छाया मंडरा रही है।
मैंने कहा आपसे पहले भी कि भदोही के लोगों ने बहुत सारे पिटीशंस दिए हैं, बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, लगातार उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, खासकर जो इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी। इसके अलावा साउथ के लोग भी सहायता की माँग कर रहे हैं, अलग-अलग ढंग के पिटीशंस दे रहे हैं। तो मैं जी। ये समझना चाहता हूँ कि एज़ ए इकोनॉमिस्ट आप क्या सलाह देंगे? अगर आप सलाहकार होते भारत के प्रधानमंत्री के या योजना आयोग के या कहीं किसी एस्टेब्लिशमेंट में, आप ये क्या कहते कि क्या करना चाहिए भारत को इस मुद्दे पर? भारत को 2 काम करने हैं और भारत सरकार ने जो इस समय अभी तैयारी करी है वो पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार ने ये किया है कि एक 25,000 करोड़ का पैकेज एक्सपोर्टर्स के लिए तैयार करने की बात करी है। उसके बात की है। डिटेल कुछ निकल के नहीं आए हैं, मगर सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है। मोटी बात आपके श्रोताओं को ये समझना आवश्यक है कि 2 काम और करने बाकी हैं, जो भारत सरकार को अभी तक कर लेने चाहिए थे और नहीं किए हैं। पहला काम, भारत को एक औद्योगिक नीति की आवश्यकता है जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकें। हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग में उत्पादन है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उसमें रोजगार कम हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग का जो योगदान, जो भूमिका हमारी अर्थव्यवस्था में थी, उसमें कमी आई है। हमें शोर शराबा मेक इन इंडिया का है, मगर असलियत वो नहीं है। और इसलिए एक समग्र इंक्लूसिव किस्म की हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमको विदेश औद्योगिक नीति को, विदेश आर्थिक नीति की नजरिए से हमको ये समझना पड़ेगा कि हम एशिया के एक बड़े देश हैं और हम ही ने 2009 में ब्रिक्स का स्थापन किया था। हम ब्रिक्स के एक फाउंडिंग मेंबर हैं और हमें ब्रिक्स का साथ और सहारा किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की जयशंकर साहब बात करते हैं, वो अगर हम असलियत में चाहते हैं कि वो जमीन पे उतर आए, तो वो तभी होगा कि हम 5 देश और बाकी जो और 5 जुड़ गए हैं, 10 और भी अब पार्टनर कंट्रीज हो रहे हैं। वी आर 44% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। अमेरिका और यूरोप आर ओनली 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ये आज की स्थिति है और हम दुनिया की जनसंख्या का मेजॉरिटी है। ये दोनों फैक्ट्स को सामने रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हुआ। मैं आखिरी बात किसिंजर की आपको बता करके, आपके श्रोताओं को बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। किसिंजर ने कई दशक पहले ये बात कही थी अपने देश के बारे में। मैं उसको पहले अंग्रेजी में बोल देता हूँ, फिर हिंदी में बोलूंगा। Being a friend, being an enemy of America is dangerous. Being a friend of America is fatal. यानी कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, मगर अमेरिका का दोस्त होना आपके लिए पूर्ण रूप से घातक हो सकता है। जी लेकिन ब्रिक्स पर तो कई बार वो थ्रेट कर चुके हैं, थ्रेटन कर चुके हैं, हमें आप धमकी दे चुके हैं ट्रम्प साहब। मिलेश जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेचारा घबराया हुआ है, घबराया हुआ चीता है जो डरा धमका सकता है, वो और बहुत कुछ नहीं कर सकता। हमें नुकसान कुछ महीनों के लिए हमारे कर्मियों, हमारे श्रमिकों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। भारत सरकार को उनकी मदद करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी मैं समझता हूँ दोस्तों, आपने ये चर्चा सुनी हमारी प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा के साथ, कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और एक बात जो चलते चलते मैं जरूर कहूंगा कि ब्रिक्स के मामले में जो वो बात कह रहे हैं वो आमतौर पे अभी चर्चा में नहीं है। मैं पहली बार सुना किसी बड़े अर्थशास्त्री से इस मुद्दे पर
जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रिक्स को मजबूत करना, कंसोलिडेट करना कितना जरूरी है। और ये अकारण नहीं है कि ब्राजील और इंडिया दोनों इस समय निशाने पर हैं, जो ब्रिक्स के बहुत महत्वपूर्ण एक सदस्य हैं। और ये निशानदेही जो अमेरिका की है, उसका अर्थ है, उसका मतलब है। इसलिए ये जो बात उन्होंने कही है संतोष जी ने, मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है और यूनिक है, और लोग इस पर बहुत ध्यान अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।